एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे आपके सीएमए इंटर का पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट का। ठीक है, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी ऑडिट में है तो कंपनी अकाउंट्स का पहले हो चुका है। अपन लोग मेनली ऑडिट पर करेंगे, ऑडिट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी गई है और ऐसी कोई चीज़ है जो आउट ऑफ द सिलेबस आई थी कि नहीं आई थी। सबसे पहले अपन लोग चलते हैं एमसीक्यूज में। अच्छा, चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से, और अभी नेक्स्ट वीक मंडे से आपका एक न्यू बैच स्टार्ट होएगा। आप आइए, डेमो क्लासेस लीजिए, आपको सारी चीजें अवेलेबल होएगी। आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको इंस्टीट्यूट का नहीं, हमारी तरफ से आपको अलग से स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपके लिए रिविजन सीरीज भी रखी जाएगी, टेस्ट सीरीज भी रखी जाएगी, और रेगुलर बेसिस पे भी, ताकि आपको भी रिवाइज रहे, आपको भी याद रहे, टेस्ट लिए जाएंगे। ओके, चलिए अभी सबसे पहले अपन लोग एमसीक्यूज की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला पूछा है ये कंपनी अकाउंट्स का है। फर्स्ट कंपनी अकाउंट, सेकंड कंपनी अकाउंट्स का है, लेकिन फिर भी मैंने आंसर्स मार्क कर रखे हैं। थर्ड वाला भी कंपनी अकाउंट्स का है, फोर्थ वाला कंपनी अकाउंट्स। लेकिन ये अपन लोग ने पहले भी, आप है ना, इसको इंटर में भी, फाउंडेशन में भी पढ़ के आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो सारी ही होती है, इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सारी होती है। ठीक है, इसके बाद होता है फिफ्थ वाला भी कंपनी अकाउंट्स का है। इसके बाद ये आ गया आपका ऑडिट का। क्या पूछता है, यूज ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर इज गाइडेड बाय। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, यूज ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, दूसरा ऑडिटर का काम वो कहाँ पे गाइड होता है। दैट हैपेंस इन एसए 600। आपको बोला था कि एसेस को जरूर से याद करिए। एसेस की मदद से आप पूरे प्रोविजंस को याद करिए। ऐसा मत करिए कि प्रोविजंस याद करें और आप एसे का नाम भूल गए, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे आते हैं। ठीक है, परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, ये भी आपके ऑडिट का ही है। एक टॉपिक है आपके स्टडी मटेरियल में, परमानेंट ऑडिट फाइल करके। अब ऐसी कौन सी चीज है जो परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं आती। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, तो अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये परमानेंट ऑडिट फाइल में आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होएगा। ओके, सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, ये चीज नहीं आती है। हमको इस साल से मतलब है अर्लियर ईयर्स के भी ऑब्जर्वेशंस जो हुए हैं, नहीं, अर्लियर ईयर्स का फाइनल रिपोर्ट आता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ये परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं जाता है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर्स, ये नहीं आता है। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, ये दोनों चीजें हैं जो कि आपकी परमानेंट ऑडिट फाइल में रहती है। केवल बी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं आता है। उसके बाद देखते हैं, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, अगेन कौन करता है टेस्ट चेकिंग? ऑडिटर करता है। इससे डेफिनेटली वर्क ऑफ ऑडिटर कम हो जाता है। टेस्ट चेकिंग, सॉरी, इंटरनल कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वर्क ऑफ ऑडिटर कम हो जाता है। ठीक है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द वर्क ऑफ ऑडिटर। ये तो ऐसा भी, अगर आप पहली बार भी अगर पढ़ रहे हैं तो भी आपको इससे समझ में आ ही रहा है कि अगर रेगुलर बेसिस में कंपनी टेस्ट चेकिंग कर रही है तो इससे ऑडिटर को ही बेनिफिट मिलेगा, ऑडिटर का ही काम कम होएगा। ठीक है, एनएफआरए कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी आता है, इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, यस, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन एनएफआरए। ओके, इन्फोर्समेंट कमिटी, तीनों की तीनों कमिटीज एनएफआरए में आती है। एनएफआरए कंसिस्ट ऑफ ऑल द 3 कमिटीज। ऑलराइट, नेक्स्ट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन। आपका पूरा एक चैप्टर है 7.2 ऑडिट का, इसमें आपकी पूरी कॉस्ट ऑडिट के बारे में बता रखा है। अपन ने इस पर डिटेल डिस्कशन किया था व्हेन वी स्टडीड इट इन द क्लास, राइट। तो इसमें कौन से वाला फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, CRA 1, 2, 3, 4, इसमें आता है 2। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एज पर फॉर्म CRA 2। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स, नहीं। डिटेल्स ऑफ फ्रॉड्स, नो। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस, यही तो होता है, ऑडिटर अपना जो ओपिनियन देता है वो ऑडिट रिपोर्ट में डालता है। तो ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। एक्सप्रेशन ऑफ सजेशंस, नो।
Okay. Which of the following is not an assertion with respect to revenue and expenditure? Okay. Completeness पढ़ रखा है. Completeness is the right answer. हालांकि इसमें जो लास्ट है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये भी आंसर हो सकता है. तो दोनों में कंफ्यूजन है. तो या तो आपका इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड करेगा, या तो अगर आपने सी मार्क करा है या डी मार्क करा है तो आपका आंसर सही जाएगा, या फिर चारों ही जो भी मार्क करे एक एज अ बोनस क्वेश्चन बन चुका है. ठीक है, बन सकता है. ठीक है, नॉट श्योर अभी. नाउ सेक्रेटेरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन पढ़कर आया है 204. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट डैश ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कमिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो अपन को जो आंसर दे रखे हैं वो परसेंटेज में, कितना परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है 25%. इसके अलावा डैश रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय मोर देन वन ऑडिटर. ये भी अगर क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ेंगे ना तो भी आप इसका आंसर सही कर देंगे. बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है. बाय मोर देन वन ऑडिटर, भाई एक से ज्यादा सब साथ मिलके कर रहे हैं, मतलब जॉइंट ऑडिट हो रही है. कॉस्ट ऑडिट होगी नहीं, इंटरनल ऑडिट होगी नहीं, कंटीन्यूअस ऑडिट होगी नहीं. नो, इट्स अ जॉइंट ऑडिट. ओके. इसके बाद अपन लोग आएंगे ऑडिट के क्वेश्चन नंबर 6. ओके, 6A ये ऑडिट का है. 7 दोनों ऑडिट के हैं. 8 भी देख लेते हैं. 8 भी ऑडिट का है. 14 into 3 42 मार्क्स का, सॉरी 52 मार्क्स का आपका ऑडिट का आया है. वो भी सेक्शन बी में. सेक्शन ए एमसीक्यूज तो अपन अभी देख ही नहीं रहे हैं, है ना. एक मिनट, 42 मार्क्स का आपका आया है ना. 42 मार्क्स का आपका ऑडिट का आया है. ठीक है. सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑडिट विद रेफरेंस टू सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. देखिए, ये अपन ने कहाँ पढ़ा. अपन ने सबसे पहला इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर पढ़ा था, ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसमें अपन ने ये टॉपिक पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में. तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट अलग अलग तरीके से होती है. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज ऑडिट होती है, जिसमें 2 होती है, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी. एक ऑब्जेक्टिव वाइज होती है जिसमें इंटरनल, इंडिपेंडेंट. वैसे एक पीरियोडिसिटी वाइज होती है जिसमें 4 आती है, पीरियोडिकल, इंटरिम, कंटिन्यूअस, लिमिटेड रिव्यू. ये सब पढ़कर आया है. फिर एक होती है स्कोप वाइज जिसमें आती है कंप्लीट, पार्शियल, डिटेल, और एक आती है सब्जेक्ट मैटर. उसमें अलग अलग बहुत सारी होती है, जिसमें से एक होती है टैक्स ऑडिट. क्या होता है ये टैक्स ऑडिट? इट कैन बी डिफाइंड as an examination of financial records to assess correctness of calculation of taxable profit. अपन ने पढ़ी रखा है, ये डेफिनेशन थी. आपको क्लास में इसका भी बिल्कुल शॉर्ट वर्जन में लिखवाया था कि टैक्स ऑडिट क्या होती है. टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ओके, टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू फाइनेंशियल ऑडिट. के साथ अपन को टैक्स ऑडिट जरूरी होती है, सिंस टैक्सेबल इनकम लार्जली डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट. क्योंकि टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग प्रॉफिट से अलग होता है. ठीक है, डिफर करता है. तो अपन को फाइनेंशियल ऑडिट के साथ साथ टैक्स ऑडिट करनी भी जरूरी होती है. अब टैक्स ऑडिट में काफी सारे डिसअलाउंसेस आते हैं, डिडक्शंस आते हैं, एग्जेम्पशंस आते हैं. ये सब तो आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ ही रखा है ना, कितने सारे आते हैं डिडक्शंस, है ना. उसके अलावा अंडर सेक्शन 80 डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A पढ़ रखा है. In India, the Income Tax Act 1961 contains a number of provisions requiring tax audit. ठीक है. सेक्शन 44AB बताता है टैक्स ऑडिट का. पढ़ा था अपन ने. सेक्शन 44AA तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है, और सेक्शन 44AB ऑडिट, टैक्स ऑडिट का होता है. तो ये सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अपन को प्रोविजन देता है रिलेटिंग टू क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स. किनको
मतलब what is this tax evasion? Tax evasion means simply टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी, है ना। तो इसको रोकने के लिए टैक्स ऑडिट की जाती है। चलिए ओके, ये अपन को क्लियर है। 6 से अगर आपने इसको लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा और सही लिखा होगा, आपके 5 से 6.5 7 से 6.5 मार्क्स, 5 मार्क्स लास्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इतने भी मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं, इट इज गुड, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। दूसरा 6B, demonstrate the requirement of cost audit as per CRA 3 guided by, okay, demonstrate the reporting requirements of cost audit। ये अपन ने cost audit जो कि chapter 7.2 था उसमें पढ़ा था अपन ने, CRA 3 जिसमें reporting requirements मानते हैं guided by this। अगर मैं बोलूं कि क्या आपको ओवरऑल 6th क्वेश्चन करना चाहिए, सीधा सादा उठकर क्वेश्चन बुक से आपको पेपर में दिया, ये तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो करना ही करना है, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। आपका प्रैक्टिकल हो सकता है गलत हो सकता है आपको कोई प्रैक्टिकल में आ नहीं रहा हो, कैलकुलेशंस बहुत टफ है, देन गो फॉर थ्योरी, गो फॉर थ्योरी। और ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन करने लायक है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो मॉड्यूल में चल के देखते हैं ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट कहाँ पे पढ़ा था। सबसे पहले तो अपन ने इसको पढ़ा है कॉस्ट ऑडिट करके चैप्टर में, जॉइंट ऑडिट के बाद, ओके, कॉस्ट ऑडिट चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, है ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। याद देखिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट एज पर CRA 3, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रखा है, अ कॉस्ट ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग, ये सारी चीजें उसको अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बताना है, रिपोर्टिंग करनी है इन सब चीज की, और ये एज पर CRA 3 होती है, ठीक है। उसमें इसको क्या बताना है, वेदर he has obtained all the information explanation to the best of his knowledge and belief, या फिर proper cost records as per rule 5 of the company's rules have been maintained, या फिर proper returns adequate for purpose of cost audit have been received from the branches, या फिर said books and records give the whether in his opinion to the best of his information the said books and records give the information required by companies act, okay, जो भी books और जो भी information given है that is as per the manner so required given तो है ना। इसके अलावा whether in his opinion the company has adequate system of internal control of cost audit, internal control system adequate है कि नहीं है। इसके अलावा annexure में क्या क्या चीजें included है और वो क्या true और fair view दे रही है, चाहे वो related to cost of production, product cost of production of product or rendering of services, या cost of sales, margin, other information से related हो, या फिर detailed unit wise and product service wise cost statements and schedule thereto in respect of product service of the company duly audited and certified by him are kept in the company, okay। ये सारी चीजें अपन की यहाँ पर आ जाती है। तो ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। क्या ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन, ओके। Examine the reporting requirements as per company's auditor's report order with respect to the following। ये अपन ने पढ़ा था matters which are included in auditor's report, matters which are included in ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसमें बहुत सारे क्लॉज थे, कुछ
14-15 क्लॉजेस थे, जिसमें एक 5 पूछा, एक 7 पूछा और एक 11 पूछा आपसे। चलिए एक बार देखते हैं, ये भी देखते हैं एक बार। ऑडिट रिपोर्ट आ गया। ये मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसे पहले आ गया अपन का क्लॉज 3.5 पूछा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पूछा है, ये रहा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्लॉज 3.5, राइट, ये बहुत इजी है। इसके बाद एक स्टैट्यूटरी ड्यूज पूछा है, ये रहा क्लॉज 3.7, और एक पूछा है क्लॉज 3 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 11, क्लॉज 3.11, ये भी ये रहा, और ये अपन ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। 7th ए पूरा हो चुका है। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनएफआरए। अपन को एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ये अलग से ही टॉपिक था अपन के स्टडी मटेरियल में। एनएफआरए चलते हैं वहां पे। ओके देखिए, एनएफआरए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1 अक्टूबर 2018 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। एक चेयरमैन होता है, ये चेयरमैन एकदम अच्छा कंपीटेंट पर्सन होना चाहिए, हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ एज चेयरपर्सन। उसके अलावा मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए। एनएफआरए का स्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉलोइंग कमिटी विल मेक अप द एनएफआरए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट कमिटी। ये तीनों कमिटी ये अपन के एमसीक्यू में भी आया था, मिलाकर अपन को एनएफआरए देता है। उसके अलावा क्या पूछा है इन्होंने, एग्जामिन द फंक्शंस एंड ड्यूटीज। ये रहा फंक्शंस एंड ड्यूटीज। 132(2) में आता है, इट रेकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इट आल्सो ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये चारों चीजें यहाँ पे है। तो क्या ये क्वेश्चन करना चाहिए था? नहीं छोड़ना, ये भी करना चाहिए था। मैं मानती हूँ अगर 50 मार्क्स का आपका कंपनी ऑडिट आता है, ऑडिट आता है, तो आपको अगर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से आपका अगर चांस मरे तो ही एक क्वेश्चन छोड़िएगा। एक क्वेश्चन आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए छोड़ने के लिए रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से आती है तो करिए, तो लिखिए। जैसे ये पूरा का पूरा थ्योरी हाँ याद करने का है, अगर आपको कोई बहुत अच्छे से आती है तो वो जरूर से करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, प्रिपेयर अ लिस्ट टू शो हाउ यू विल कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तो पहले से ही अपन को चैप्टर 8 में पहला जो ऑडिट अपन को दे रखा है ना कि किसका करना चाहिए, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का करना चाहिए। देखिए ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, पहली ही है अपन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अपन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब आपका चलिए ठीक है, हाँ ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये देखिए ये सारी चीजें हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, असेस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आई होप आप ये सब लिखकर आए होंगे, अगर आपने ये वाली चीज अटेम्प्ट करी है तो
ठीक है, तो ये भी वेरी इजी, बिल्कुल भी मैं तो मानूंगी कि अगर यहाँ पे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरे को देना हो कि भाई ये हार्ड है या इजी है, मैं इसको दूंगी 1। ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से मैं 1 दूंगी, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंट्स का आई डोंट नो, ओके, लेकिन ऑडिट के लिए तो मैं 1 दूंगी, बहुत इजी पेपर था। इंस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अ कंपनी ऑडिटर एज पर कंपनीज एक्ट, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। ये अपन ने अगेन इंट्रोडक्टरी वाला जो चैप्टर था जिसमें ऑडिटर नहीं, ये चैप्टर राइट ऑफ ऑडिटर, ये चैप्टर 7 का पार्ट है, ये चैप्टर 7 का पार्ट है। ऑडिट एंड ऑल ये चैप्टर 7 का पार्ट है। ये कहां पर, ये देखो ये आ गया, रेजिग्नेशन बाय अ कंपनी ऑडिटर, रोटेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, रेम्यूनरेशन, रिमूवल, ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनीज ऑडिटर। क्या क्या होती है, इंस्पेक्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स को, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करता है, ब्रांच ऑफिसेस और ब्रांच अकाउंट्स से ब्रांच अकाउंट्स को सारे को इंस्पेक्ट करता है, प्लस ब्रांच ऑडिटर की भी रिपोर्ट को देखता है, रिव्यू करता है, साइन करता है, ऑडिट रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट रीड एट द एजीएम, ये भी करता है, रिसीव नोटिसेस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, उसके बाद अटेंड द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, एंड लास्ट राइट टू बी इंडेमनिफाइड। ये सब अपन ने यहाँ पे पढ़ रखा है। ऑल राइट गाइस, ठीक है, ये चीज अपन का 8A 8B हो गया है, ये अपन ने देख लिया। क्या ये इजी पेपर था? आपको केवल और केवल ऑडिट से ही काफी मार्क्स मिल जाएंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आपके लिए बहुत बहुत आसानी होगी, ये पेपर बहुत अच्छे से निकलेगा। इसमें एग्जेम्पशन भी आ सकती है क्योंकि 60 मार्क्स इन पेपर में अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। You can easily score 60 marks in this. Okay guys, thank you very much. Hope you enjoyed. Hope it was a useful session for you. और जो भी आप पेपर देंगे, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशंस पर जाइए। आप पहले खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी कैच हो रहा है तो थोड़ा सोचिए कि अभी कहाँ पे आगे और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन।